नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के एडिटोरियल में। आज तारीख है 3 नवंबर 2020। तीन आर्टिकल्स केवल आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। बाकी जो आर्टिकल्स हैं मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो बनाने के लिए। पिछले 2-3 दिन से जो वीडियोस का अपलोड रेट है वो थोड़ा धीमा है, एक दो वीडियोस में कम बना पा रहा हूँ क्योंकि काम भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आ गया और बिल्कुल ही समय नहीं बच रहा है। लेकिन ठीक है, चलिए आज के तीन आर्टिकल्स देखते हैं। इसके बाद वैसे तो आज के एडिटोरियल में बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इन तीन को पढ़ाने के बाद मैं बाकी आपको बताऊंगा। तो पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है एजुकेशन, द नेशन एंड द स्टेट्स। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उससे रिलेटेड अभी एक वेबिनार हुआ था। वेबिनार मतलब कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग आमने सामने बैठे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो अलग अलग न्यूएंसेस हैं उसके ऊपर बातचीत करी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या गलती निकल के आ रही है और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बिना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मर्जी के, बिना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बातचीत करे अपनी पॉलिसीज को ऊपर इंपोज करने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं ऑथर ने। ऑथर का ये बोलना, और ऑथर यहाँ पे बहुत बड़े आदमी हैं, ये कृष्ण कुमार साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके एनसीईआरटी के, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के। तो इनके व्यू पॉइंट्स यहाँ पे काफी पोटेंट है। ये कह रहे हैं कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारी बातों को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इंपोज करने की कोशिश की। साथ साथ इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को एक कंबाइंड अप्रोच देने की कोशिश कर रही है और प्रोविंशियल लेवल्स में जो सोशल सिस्टम्स हैं उनको पढ़ाई में इंक्लूड करना, इस बात पे फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस आर्टिकल के, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगला ये जो आर्टिकल है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेरो सर्वेस अंडर एस्टिमेट बिल्डिंग ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। इसको मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस वीडियो में डिस्कस नहीं होगा, बट आई विल डिस्कस इट। आज ही आपको वीडियो मिल जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट भाई बात करते हैं एंड ऑफ द टनल। 1.05 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से आया है अक्टूबर में, उसके बारे में एक दो पॉइंट्स दिए गए, इसको देखेंगे। और बैक टू स्कूल, तो भैया कोविड-19 के द्वारा जो इंपोज किया गया लॉकडाउन है उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। अभी उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है तो बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। अभी बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो वो डेंजर में है, वो थोड़ा बहुत एक्सपोज्ड है। तो इंडिया में उनको बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और उसके साथ साथ यूरोप में इस समय पे बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपकी जेन्युइन क्वेरीज के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो एजुकेशन, द नेशन एंड द स्टेट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अंडर एस्टिमेट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ रिकॉन्साइलिंग द थ्री सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यहां पे बोला यह जा रहा है कि एजुकेशन की तीन अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स है इंडिया में, और इन तीन अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ सामंजस्य तरीके से, मतलब सिंक्रोनाइज करके हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। अब हुआ यह है दोस्तों कि अगर आप सेंटर और स्टेट की बात करिए एजुकेशन में, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें प्रोविंसेस के जो सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके सोशल बैकग्राउंड है, जो उनकी कल्चरल हिस्ट्री है, उसको भी उतनी ही तवज्जो देनी पड़ेगी। 1986 में जब आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस समय पे भी ऐसा बोला गया था कि सेंटर ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को प्रोविंसेस के ऊपर इंपोज कर दिया है, और जो भी अलग अलग प्रकार की एजुकेशनल प्रैक्टिसेस प्रोविंसेस में अवेलेबल थी, जो लीगेसीज अवेलेबल थी, उन पे ध्यान नहीं दिया गया। प्रोविंशियल वेरिएशंस को ध्यान नहीं दिया गया और एक पॉलिसी को ऊपर से नीचे की तरफ इंपोज करने की कोशिश की गई। और आप देखो दोस्तों कि भले ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारी चीजों को सेंटर के ऊपर इंपोज करने की कोशिश की, सेंटर ने उनको माना नहीं। समय समय पे एजुकेशन कमीशंस बने हैं, बहुत अलग अलग कमीशंस बने हैं जिन्होंने राय दी है कि स्टेट में एजुकेशन इस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन स्टेट बोर्ड्स ने और स्टेट गवर्नमेंट ने एजुकेशन को अपने हिसाब से रखा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में सेंटर का डोमिनेंस होने की कोशिश कर रही है और प्रोविंशियल रिकैलकुलेटर्स होने की कोशिश कर रही है। यानी सेंटर जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है या सेंटर द्वारा बनाए गए जो भी कमीशन से अलग अलग एजुकेशन से रिलेटेड वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ आवाज आती है किससे, प्रोविंसेस की तरफ से। ओके, तो अब यहां पे आगे बात की जाए तो क्या किया जाए। हिस्टोरिकली द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इवॉल्व्ड इन द प्रोविंसेस 100 years ago. The Central Advisory Board of Education was created to coordinate the regional responses to common issues.
द एडवाइजरी कैरेक्टर ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म मेंट दैट बोर्ड सर्व्ड मेनली एज अ डिस्कशन फोरम। यानी आज से लगभग 100 साल पहले 1920s की बात हो रही है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया था। इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का काम क्या था कि भैया जो कॉमन इश्यूज हैं प्रोविंसेस के, उनके प्रति क्या रीजनल रिस्पॉन्स है। मतलब अगर एजुकेशन करानी है, एजुकेशन तो पूरे इंडिया में करानी है, तो एजुकेशन जब आप पूरे इंडिया में करा रहे हो तो अलग अलग जो रीजन है, इंडिया जो इतना बड़ा देश है, वहां पे डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, तो उन प्रोविंसेस में जब उस एजुकेशन के नियम कानून को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए। मतलब कि बोला यह जा रहा है एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो लोकलाइज लेवल पे थोड़ी वेरी करनी चाहिए। तो स्टेट को यह ताकत दी जानी चाहिए कि उनके यहां पे जो एजुकेशन हो रही है कहीं ना कहीं वो उस एजुकेशन को अफेक्ट कर सके, और यह ताकत दी भी गई है। बट प्रॉब्लम यह है कि सेंटर का इंटरफेरेंस हमारे यहां पे बहुत ज्यादा है। सेंटर पे एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनी है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरह एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास एक्चुअली ये ताकत है कि वो ऑन ग्राउंड चीजों को अप्लाई कर सकती है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो रोल है वो नॉट मियरली डेकोरेटिव नहीं है, अलग अलग स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कराना नहीं है, उनकी प्रैक्टिसेस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन लाना नहीं है। एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, ये बताता है कि आप स्कूलों में क्या पढ़ाइए, किस तरीके से पढ़ाइए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों में प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को यहां पे ऑथर कह क्या रहा है कि क्या करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को करना ये चाहिए कि अलग अलग स्टेट्स में जो एजुकेशन के टाइप्स हैं उनके बीच में आप हार्मोनाइजेशन लाने की कोशिश करो, बस इतना आप करो। लेकिन यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऊपर से नीचे चीजों को इंपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद सेंटर की जो एक्टिविटीज हैं एजुकेशन में कभी अलग तरीके की नहीं। देखिए, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रोएक्टिव पूरे इंडिया लेवल पे खोले गए। जैसे आप सैनिक स्कूल की बात कर लीजिए, जैसे आप नवोदय विद्यालय की बात कर लीजिए, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय की बात कर लीजिए। तो मतलब वो सिविल सर्वेंट जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए केंद्रीय विद्यालय खोले गए देश में अलग अलग जगहों पे, जहां पे बच्चे जाके पढ़ सकें। केंद्रीय विद्यालय आज की डेट में बहुत अच्छे स्कूल्स माने जाते हैं, उनमें पढ़ाई का खर्चा भी कम होता है, लेकिन उनमें एडमिशन के लिए काफी जुगाड़ लगता है। सब लोग अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में नहीं करा पाते। तो बात यह है कि सेंटर ने जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले हैं पूरे दुनिया भर में, उनको कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? ऐसे इंस्टीट्यूशंस को इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल जाती है। वहीं पे स्टेट के जो स्कूल्स हैं उनको उतना इन्वेस्टमेंट मिल नहीं पाती। स्टेट के स्कूलों को जो भी पैसा मिलेगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, और हम सबको पता है कि केंद्र की सरकार की पैसा देने की ताकत राज्य की सरकार की पैसा देने की ताकत से बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जरूरी यह है कि कुछ इस तरीके का एजुकेशनल सेटअप बनाया जाए जहां पे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाएं जहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में बातचीत करके चीजें की जाए, ना कि सेंटर अपने आप से चीजें इंपोज कर रहा हो, जो कि यहां पे होता नजर आ रहा है। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम करने का तरीका था 1970s में, 1960s में, 1980s में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी कि प्लानिंग कमीशन हर चीज को डिसाइड करता था। आपको पता है प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जिसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग के थ्रू जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर बना दिया गया। वो तो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पर नीति आयोग बना दिया। अभी जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के दौरान एजुकेशनल फील्ड में जो हमारी सरकार थी उसमें बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। 1980s के दौरान भी एजुकेशनल की फील्ड में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की गई। 1986 में जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें प्लानिंग कमीशन द्वारा दिए गए बहुत से इनपुट्स थे। फाइनली आप देखो दोस्तों, 1990s में, 1991 के लगभग, मैं टू बी प्रिसाइज मैं आपको बताऊं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ इंडिया में। हमारे यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज थी, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व थे ही नहीं, हम बाहर से कुछ इंडिया में इंपोर्ट कर ही नहीं सकते थे, और इंडिया उस समय पे बहुत सारी चीजों के लिए बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट था। तो फंस से गए थे हम लोग। अब यहां पे दोस्तों एंट्री होगी प्राइवेट सेक्टर की। ये जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, अब देखिए, एक प्राइवेट प्लेयर तो पैसे कमाने के रिस्पेक्ट में सोचेगा। 1990s में प्राइवेटाइजेशन रहा। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी ना, और प्राइवेट प्लेयर्स की जो एंट्री थी ना, ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज्यादा जोर मारा गया था, स्टेट गवर्नमेंट पे ज्यादा जोर मारा गया था कि भाई पैसे रिलीज किए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फिर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई। अब जब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई, प्राइवेट सेक्टर तो फीस लेगा ना, पैसे लेगा ना, वो तो कमर्शियल बेसिस पे काम करते हैं, वो कोई धर्म बांट तो कर नहीं रहे।
अब जब एजुकेशन का हमारे यहां पे प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली एजुकेशन में कम होने लगा। और जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन में कम होने लगेगा तो सबसे पहले कौन अफेक्ट होगा? जो वल्नरेबल लॉट है। और ये ट्रेंड केवल एजुकेशन में नहीं, ये ट्रेंड दोस्तों हेल्थ में भी देखने को मिलता है। आपको पता ही है कोविड-19 के बवाल के चलते हमारा पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है, ठीक है ना। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो लोगों को लूट रहे हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि किसी को कोरोना ना भी हो और वो टेस्ट करने जाए तो उसको हो जाए। तो बात यहां पे ये है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री ने हमारे एजुकेशन सेक्टर को काफी इफेक्ट किया है। अभी के लिए देखा जाए तो इंडिया में 3 प्रकार के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, और इनको अगर आप बात करो एक एक करके, तो सबसे पहले आप बात करिए सेंट्रल सिस्टम। तो 3 प्रकार के सिस्टम में एक है सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम में उनका खुद का एग्जाम बोर्ड है। फॉर एग्जांपल सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई के स्कूल्स पूरे इंडिया भर में ज्यादातर इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स हैं। आजकल के जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, उनका एक माइंडसेट हो गया है कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन करो, क्योंकि हिंदी मीडियम एजुकेशन में तो कुछ रखा ही नहीं है। जो कुछ भी है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में है, बाहर निकलने के चांसेस बनते हैं, नौकरियां मिलेंगी, आपको अंग्रेजी नहीं आती आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की बहुत सी बातें मार्केट में चलती रहती हैं। तो पहला है सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम बहुत सारे स्कूल्स भी चलाता है। तो आपका मैंने बताया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे चलाता है। केंद्रीय विद्यालय चलता है और भी बहुत से स्कूल्स। हालांकि सीबीएसई से एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत सारे। फिर इस सेंट्रल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कुछ एडवांस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज भी आती हैं, जिनकी जो पर कैपिटा फंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया बैंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। ये सब सेंट्रल सिस्टम ऑफ आप कह सकते हो फंडिंग के अंदर ही चल रहे हैं। आईआईटीज आईएम्स के पास पैसा आता कहां से? सरकार से आता है। जो वो लोग फीस लेते हैं वो उतनी इनफ है नहीं। अब बात करिए, एक तो हो गई सेंट्रल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दूसरी हो गई स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ओके, स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में अलग अलग स्टेट्स में स्टेट की लैंग्वेजेस में पढ़ाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद वहां पे स्टेट के लोकल कल्चरल हिस्ट्री को भी थोड़ी बहुत वेटेज दी जाती है। अब बात यह है दोस्तों कि एक तरफ सेंट्रल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, एक तरफ स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, और स्टेट सिस्टम पे वापस आते हैं। तीसरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस सी बात है वो सीबीएसई, आईसीएसई या फिर किसी हो सकता है स्टेट के बोर्ड के साथ वो एफिलेटेड हो। हालांकि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं, स्टेट के बोर्ड के साथ एफिलेटेड बहुत कम है। फिर यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ग्लोबली कनेक्टेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी प्ले में आ जाएंगी। तो ये 3 सिस्टम्स निकल के आते हैं जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी हर लेवल पे घुसे हुए हैं। और इसमें 2 सिस्टम्स डोमिनेट हो रहे हैं। एक तो सेंट्रल द्वारा चलाए गए कॉलेजेस डोमिनेट हो रहे हैं, और दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा चलाए गए कॉलेजेस डोमिनेट हो रहे हैं। यहां पे जो स्टेट द्वारा चलाए गए कॉलेजेस है ना, वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे, उनको एक्चुअली में हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश नहीं की गई। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि तमिलनाडु में नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल जो कॉलेजेस की सीट होती है उसके लिए एक एग्जाम होता है। नीट कहां पे? मतलब पूरे इंडिया में होता है। तमिलनाडु ने क्या किया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी उन कॉलेजेस में जो कि नीट के सीट के थ्रू तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस की सीटें लेंगी। यानी तमिलनाडु के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कुछ सीटों पे रिजर्वेशन कर दिया तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। क्योंकि तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो समझ रही है कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास उस लेवल के रिसोर्सेज नहीं है। इसीलिए नीट में गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल लॉट को बिलोंग करते हैं, जिनके पास प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड करने के पैसे नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो अमीर टाइप के लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये जो तमिलनाडु की सरकार का स्टेप है, जबरदस्त स्टेप है। तो बात दोस्तों यहां पे यह है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने की बात की जा रही है जिस एजुकेशन सिस्टम में हर लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन लाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया है इस एजुकेशन सिस्टम को बनाने का, जो कि इस समय प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, उसके चलते आप कभी भी सेंटर और स्टेट के इन्वॉल्वमेंट को एक लिमिट से ज्यादा नहीं रख पाओगे। देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे एजुकेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से कॉमर्शियलाइज किया जा रहा है। और सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं दोस्तों, यूएस और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहां पे कहीं ना कहीं एजुकेशन को कॉमर्शियलाइज किया गया है, और इंडिया में भी किया जा रहा है। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत पैसे हैं ऐसा लोगों को लगता है।
और है भी। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस खुले हैं इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, यूपी में, राजस्थान में, सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हैं। किसी पॉलिटिशियन के बेटे के नाम पे, किसी पॉलिटिशियन की बेटी के नाम पे, इस तरीके से बहुत लोगों ने अपने कॉलेजेस खोल दिए हैं। और वो कॉलेजेस उन्होंने किसी धर्म मार्ट के लिए या सोशल पर्पज के लिए नहीं खेले। उन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए लाख लाख, दो दो, चार चार, पांच पांच लाख रुपए सालाना फीस देनी पड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा मतलब एजुकेशन एक बहुत ही जबरदस्त कॉमर्शियल एंटरप्राइज में कन्वर्ट हो गया। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के चलते अगर कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट एंटरप्राइजेस की एजुकेशनल फील्ड में जो गलत एक्टिविटीज है उनको चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल पे चीजों को समझता है। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठकर अगर कोई नियम कानून बनाएगी, उनके लिए लोकल लेवल पे चीजों को समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मोनोलिथिक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर यहां पे नहीं आना चाहिए। समझ रहे ना? अगर सेंटर से सारे नियम कानून आप बना रहे हो तो मोनोलिथिक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर आ जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश का रेगुलेटरी आर्किटेक्चर इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वल्नरेबल लॉट के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। अब बात यह कि क्या वल्नरेबल लॉट के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ अच्छा किया गया है? तो बिल्कुल किया गया है दोस्तों। राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आया गया था, जिसमें बोला गया था कि प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, उस एलिमेंट्री एजुकेशन को इंश्योर किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल पे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मैंडेटरी है, ये बोल दिया गया। और प्राइवेट स्कूल में भी कोटा तय किया गया। लेकिन इस आरटीई एक्ट में एक प्रॉब्लम थी। पहली बात तो आरटीई एक्ट हायर एजुकेशन में नहीं है। तो हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे आरटीई एक्ट अप्लाई नहीं होता। आरटीई एक्ट केवल 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अप्लाई होता है। केवल वही पढ़ सकते हैं जाके फ्री में प्राइवेट स्कूल में, उनके लिए कोटा है। बट ये भी पूरी तरीके से सोशल जस्टिस को लेके नहीं आ पाया है। एक आपकी मूवी आई थी इरफान खान की, शायद हिंदी मीडियम नाम था मूवी का, हाँ, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इस कोटे का गलत प्रकार से इस्तेमाल होता है स्कूलों में। तो मतलब कि एक ऐसा स्कूल जहां पे 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व हैं और 75% सीटें अमीरों के लिए हैं, वो 25% उन अमीरों के साथ सरवाइव कर ही नहीं पाते। तो बात यहां पे दोस्तों ये है कि एग्रीडिटेशन नॉर्म्स एंड रिकॉग्निशन प्रोसीजर्स क्रिएट अ सेम्बलेंस ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो जो तीन सिस्टम्स मैंने अभी आपको बताए, एक सेंटर का, एक स्टेट का, एक प्राइवेट का, इन तीनों को आप कोऑर्डिनेट कर पाओ, ये ऑलमोस्ट इंपॉसिबल निकल के आया है। इसीलिए जरूरी यह है कि एजुकेशन में रेगुलेटरी आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार का रखा जाए कि जो सोशल स्ट्राटा है, जो कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे बटा हुआ है, इस सोशल स्ट्राटा में हम एक हार्मोनी को लेके आ पाए। बस यही बोला गया इस आर्टिकल में, और कुछ खास बातें यहां पे दोस्तों है नहीं। आगे चलते हैं। अब इस एंड ऑफ द टनल आर्टिकल में जीएसटी में जो रेवेन्यूज में जो आप कह सकते हो बढ़ोतरी आई है, उसके बारे में बात करी जा रही है। देखिए 1.05 लाख करोड़ का जीएसटी आया है। अक्टूबर में 10.25% का राइज है। 10.25% का राइज किससे है? तो भैया जो अक्टूबर 2019 का डाटा था और अक्टूबर 2020 का जो डाटा है, 10.25% का राइज है। सिमिलरली सितंबर 2020 में सितंबर 2019 से 4% का राइज था। तो बात दोस्तों यहां पे यह है कि जीएसटी रेवेन्यूज थोड़े किकअप करते नजर आ रहे हैं, थोड़े ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्लियरली ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है। अभी अक्टूबर में ये जो डाटा निकल के आया है जीएसटी कलेक्शन का, ये उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए निकल के आया जो सितंबर में हुई थी। तो सितंबर की इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट कहां होगी? अक्टूबर में। तो अक्टूबर में डाटा अच्छा निकल के आया। अभी तो देखिए फेस्टिव सीजन है। अब यहां पे मेन चीज आती है कि ये जो चीजें अच्छी हो रही हैं, हो क्यों रही हैं? भाई फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन के चलते डिमांड्स बढ़ गई है। कल ही मैं मुंबई में वाशी नाम की जगह है, नवी मुंबई में, वहां घूम रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोरोना है। भैया भीड़ में लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम भीड़ है, कोई टेंशन ही नहीं है, सब घूम रहे हैं, पहले जैसा लग रहा था। तो भैया चाट वाले की दुकान पे भैया भीड़ लगी हुई है, लड़ते लड़ते जा रहे हैं। तो मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही साइड हो रखी है। बट चलिए वो एक अलग टॉपिक है, उसको यहां नहीं मिक्स करते हैं। तो इस समय पे लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट में उतरे हैं। लोगों के अंदर फटीग है, कहीं ना कहीं वो अपनी फटीग को निकालने के लिए, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को निकालने के लिए सड़कों पे आ गए हैं। जिसके चलते जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो भी बढ़ा है, जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया के वो भी बढ़े हैं, बहुत सी सारी चीजें बढ़ी, जिसके चलते हमारे इकोनॉमी में हिट देखने को मिल रहा है। और हो सकता है नवंबर और दिसंबर के डाटा में भी ये हिट आए, क्योंकि नवंबर में हमारी दिवाली है। तो इस समय पे लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। लेकिन बात दोस्तों यहां पे यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, इसका मतलब ये नहीं है कि फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है इंडिया में। अगर हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख के ये बोलें
कि फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, तो हम प्रीमेच्योर बात कर रहे हैं, इल्यूजरी बात कर रहे हैं। सितंबर से अक्टूबर का डाटा, इनफैक्ट नवंबर और दिसंबर का डाटा, ये एक सस्टेनेबल ट्रेंड बन के उभर के आएगा, इस पे बहुत बड़ा डाउट है। रीजन बीइंग ये है कि पहली बात तो इतना लोग सड़कों पे उतर के खरीदारी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वो घर के अंदर बंद थे। तो लॉकडाउन के दौरान कुछ भी एक्सप्रेस कर नहीं पाए, चीजों को ठीक तरीके से मना नहीं पाए, बस वो घर के अंदर बंद रहे। तो अब फटीग इतना ज्यादा हो गया कि सब सड़कों पे उतर आए हैं और अपने फटीग को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हिट है परचेजिंग पावर का, वो इसलिए आ रहा है। दूसरी बात, फेस्टिव सीजन भी है। हो सकता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद जो जनवरी का डाटा आए वो उतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो, वो हमको कम होता नजर आए। तो यहां पे सीधे सीधे कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो टेम्परेरी पुश आया है जीएसटी रेवेन्यूज में, ये हमारी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लेके आ रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो। अभी जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं ना इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो नॉर्थ ब्लॉक में जहां पे हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहां पे जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है, आप भी बनोगे आईएएस, सीनियर आईएएस, तो वहां पे जाके बैठोगे, वो ये बोलते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमी नीचे जाओ तो आप क्रिटिसाइज करते हो, इकोनॉमी ऊपर जाए तो भी आप हमको क्रिटिसाइज करते हो, तो आप तो हर चीज में हमको क्रिटिसाइज ही कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ब्लॉक में जो लोग बैठे हैं, जो मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो लोग देश चला रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमको उन एक्सपर्ट्स की भी बात ध्यान रखनी है, जो पॉइंट्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उन पे ठीक तरीके से ध्यान दे के, प्रॉपर स्टेप्स लेके, ये जो इकोनॉमिक रिकवरी है इसको सस्टेन किया जा सके, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, एक ऐसा पैरामीटर जिस पे ध्यान जा रहा है एक्सपर्ट्स का भी और हमारी मिनिस्ट्रीज का भी, वो है वन सच पैरामीटर दैट नीड्स अटेंशन इज एम्प्लॉयमेंट। भाई आगे आने वाले समय में अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। आदमी नौकरी करेगा तो उसकी जेब में पैसा आएगा, और जब उसकी जेब में पैसा आएगा तो वो पैसे को खर्च करेगा। अगर इंसान की जेब में पैसा नहीं है, देन ऑब्वियसली ही इज एट अ डिसएडवांटेज। तो इस समय पे पैंडेमिक के स्प्रेड एंड कंट्रोल के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे सरकार को जोर देना चाहिए वो है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा और तभी वो कुछ कर सकते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल ही सड़क पे आ जाएंगे। अगले आर्टिकल पे आते हैं, बैक टू स्कूल ऑन रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स पोस्ट लॉकडाउन। रीओपनिंग विल प्रिवेंट अ वॉश आउट ईयर फॉर स्टूडेंट्स बट द पैंडेमिक इज नॉट पास। देखिए बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई के नुकसान के चलते कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करा दिए गए बहुत सारे अपोजिशन के बावजूद, जैसे नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जैसे यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। लेकिन एग्जाम्स के साथ साथ स्कूल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं उनके लिए भी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उनको आप घर में दबा के एक लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते। तो अब देखिए बहुत सारे स्टेट्स को परमिशन दे दी गई, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो स्टेट्स को दे ही दी परमिशन कि आप अपने हिसाब से ग्रेजुअली स्कूलों को खोल सकते हैं, और बहुत सारे स्टेट्स ने डिसीजन ले भी लिया है कि भाई हम स्कूल को खोलेंगे। तो आंध्र प्रदेश और आसाम जैसे स्टेट्स ने बोल दिया कि हाँ भाई 2 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, 2 नवंबर से स्कूल खुलेंगे, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेंगे, टीचर्स को बोला गया है कि आप भी मास्क पहनोगे, बच्चों को बोला गया है कि आप भी मास्क पहनोगे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से करने की बात कही गई। कुछ स्टेट्स ने कहा कि चलो दिवाली आई गई है, दिवाली खत्म हो जाने दो, दिवाली के बाद स्कूल खोलेंगे। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही है। कहीं ना कहीं सेंटर ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रॉपर ताकत दी गई है कि आप अपने हिसाब से स्कूल को खोलने की डेट को थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो टेक्निकल फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रॉपर रिसर्च करनी है, एनालिसिस करनी है, लैब वर्क करना है। तो वो लैब वर्क घर बैठे बैठे तो ऑनलाइन हो नहीं सकता, उसके लिए तो आपको केमिस्ट्री लैब में या फिजिकल लैब में या बायोलॉजी लैब में जाना पड़ेगा ना। तो उस केस में जो रिसर्च स्कॉलर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, उनको 15 अक्टूबर से अलाउ कर दिया गया कि आप अपने कॉलेजेस में जाके प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। इंडिया का जो पब्लिक स्फीयर है ना, वो कंटेनमेंट जोन के बाहर खुल चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई की बात करो, मुंबई में कंटेनमेंट जोन्स में अभी भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। वहीं पे अगर आप गोवा में चले जाओ तो गोवा में रेस्टोरेंट, स्कूल सब खुले हुए हैं, ठीक है, आप आराम से जाकर रेस्टोरेंट में बटर पनीर और नान ऑर्डर करिए और खाइए। तो अलग अलग देश में जो ओपनिंग है चीजों की, वो अलग अलग रेट पे हो रही है। इंदौर में मॉल्स भी खुले हुए हैं, मुंबई में अब तक मॉल नहीं खुले हुए हैं। तो फिर बसेस, अर्बन ट्रेन्स, अगर आप मुंबई की लोकल की बात करो तो मुंबई की लोकल में केवल डॉक्टर्स या बैंक वाले लोग या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कुछ लिमिटेड टाइम्स में वुमेन, इनको अलाउ किया गया है, पूरी भीड़ अलाउ नहीं की गई है। तो अलग अलग देश में जिस हद तक वहां पे कोरोना वायरस फैला था, उस हद तक रीओपनिंग को अलाउ किया गया है।
ओके, अब ये इस तरीके से चीजें हो रही है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें ध्यान देनी है। इंडिया को अगर अपने स्कूल ओपनिंग के बाद जो कोविड-19 के इन्फेक्शन होने का डर है, इसके लिए इंडिया को कुछ ट्रेंड्स फॉरेन कंट्रीज से उठाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप ने बहुत पहले पैंडेमिक पे कंट्रोल कर लिया था और उसके बाद उनका एजुकेशनल सिस्टम खुल गया, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप में फिर से एक कोरोना वायरस की वेव आती नजर आ रही है। अभी जब फिर से यूरोप में कोरोना वायरस की वेव आती नजर आ रही है, उस केस में यूरोप के बहुत सारे देशों में फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया, लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि जो 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे जो इन्फेक्शन हैं 5% से भी कम इन्फेक्शन है बच्चों में, तो बच्चों का जो इन्फेक्शन रेट है इन कंट्रीज में वो कम है, लेकिन फिर भी है। तो भैया ब्रिटेन में बच्चों को, पेरेंटल कम्युनिटीज को, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जो बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं, उनको तो ये बोला गया कि भाई आप घर पे बच्चों को पढ़ाओ। जिनके माँ बाप घर पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनको बोला गया कि भाई आप स्कूल भेजो। फ्रांस में, यूएस में उनके लोकल कंडीशंस के हिसाब से चीजें करी गई हैं। अब इंडिया में इन सब चीजों को ध्यान देते हुए हमें स्कूल खोलना है। अभी ध्यान देना, इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत फर्क है। यूरोप की कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, बहुत मैनेजेबल है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल मैनेजेबल नहीं है। जब भीड़ आती है ना इंडिया में, उस भीड़ को देख के कोई यूरोप वाला आदमी तो डर जाए। यहाँ पे इस हिसाब की भीड़ होती है। अगर आप मुंबई, दिल्ली और या फिर लखनऊ जैसे शहरों में भी चले जाओ, तो इंडिया में कंटेनमेंट जोन के बाद शॉप्स ओपन हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, बसेस, अर्बन ट्रेन, स्कूल, ये सब ओपन हो रहे हैं। और ये एक्टिविटी जरूरी है हमारे इकोनॉमिक लीवर्स को गेयर अप करने के लिए। प्रॉब्लम ये है, अगर आप ये सब चीजें ओपन करोगे तो भाई लोगों का जो एक्सपोजर है कोरोना वायरस की तरफ वो भी बढ़ेगा। लोगों के अंदर फटीग है, बहुत महीनों से घर के अंदर बैठे हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपको घर बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। अब इंडिया के लोगों के दिमाग में एक बात है कि भाई इन्फेक्शन पीक हो चुका है। जो इन्फेक्शन का कर्व होता है ना, वो सेरो सर्वे में आपको समझाऊंगा। कुछ इस तरीके का मान लीजिए, इंडिया में कर्व फ्लैटन नहीं हो रहा है, इंडिया में कर्व कुछ इस टाइप का हो रहा है। तो मतलब हम अगर पीक में पहुंचे हैं तो हम पीक से नीचे जा रहे हैं, लेकिन पीक तक पहुंचने में ये जो डिस्टेंस था, यहां पे भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन हुए, और पीक से नीचे जाने में ये जो डिस्टेंस है, यहां पे भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन हो गए। जरूरी ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, जहां पे अब हम अगर जा रहे हैं, तो यहां पे जो कोरोना वायरस होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया गया। अगर लोगों ने यूनिवर्सल फेस कवरिंग नहीं किया, पर्सनल हाइजीन नहीं किया, डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, तो भैया ये जो दूसरा चरण है ना नीचे जाने वाले का, इसमें बहुत सारी इन्फेक्शन वेव दिख जाएंगी। तो एक समय पे जब इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जो कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई, उनके पास जेब में पैसे नहीं है करने के लिए, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, तो इस समय पे इकोनॉमी खोलना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम लोगों को यह याद दिलाना भी जरूरी है कि भैया खतरे में हो, अभी खतरा गया नहीं है, इसलिए संभल के रहो, अपनी भलाई अपने ही हाथों में। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे बताई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। 3 ही आर्टिकल्स मैंने डिस्कस किए, बट आप टेंशन मत लो, बाकी आर्टिकल्स भी मैं आपके सामने ले आऊंगा। जल्द ही आज आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।